अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिजीजेस को किस तरह फैलने से रोक सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 11 माइक्रोब्स एंड डिजीजेस एंड द टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप डिजीजेस स्प्रेडिंग। सो देयर आर मैनी वेज टू अवॉइड कैचिंग अ डिजीज एंड कुछ यहाँ पर तरीके हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि कुक फूड थॉरोली, कि आपका जो खाना है वो बहुत अच्छे तरीके से पका होना चाहिए ताकि उसमें फर्दर किसी भी किस्म के कोई डिजीज ना रह जाए। अगर कोई डिजीज मौजूद होंगे भी सही तो वो पकाते हुए वो डिजीज सब मर जाते हैं। सेकेंड इज ईट हॉट फूड, कि आप जब भी खाना खाएं आपका खाना गर्म होना चाहिए। अगर खाना ठंडा होगा तो उसके ऊपर डिजीजेस जो है वो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर गर्म होगा तो गर्म चीज के अंदर कोई डिजीज मौजूद नहीं होते। थर्ड वन, फूड मस्ट बी केप्ट इन फ्रिज एंड फ्रीजर, तो अगर आपका फूड बच जाए तो आप उसको फ्रिज या फ्रीजर में रखें ताकि वो कवर्ड हो और वहां पर कोई डिजीजेस जो है वो नहीं पहुंच सकते। क्लियर? सो द फोर्थ वन इज बाथ और शॉवर रेगुलरली। आपको रेगुलरली शावर लेना चाहिए ताकि आपके जो डिजीज अगर बॉडी पर मौजूद हैं तो वो वॉश आउट हो जाएं। एंड द फिफ्थ, वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड, और अगर जैसे ही आप फूड को हैंडलिंग कर रहे हो, मींस के फूड को आपने उठा रहे हो, तो उससे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें ताकि अगर आपके हाथ पर कुछ जर्म्स या कोई डिजीज लगे हैं तो वो फौरन से वो वॉश आउट हो जाएं, वो क्लीन हो जाएं और देन आप किसी भी किस्म के फूड को उठा सकते हैं। एंड सिक्स, यूज बैंडेज ओवर कट। सिमिलरली जैसे ही हमें कट लगते हैं तो हमारी जो भी स्किन होती है वो जगह से ओपन हो जाती है और वहां पर डिजीजेस जो हैं वो इजीली एंटर हो सकते हैं। तो हमें जिस जगह कट लगा हो उस जगह हमें बैंडेज लगा लेना चाहिए ताकि बैंडेज जो है वो जगह को कवर अप कर ले और उस जगह में फर्दर कोई भी डिजीज एंटर ना हो सके। तो ये कुछ मेथड से, कुछ वेज थे जिनसे हम डिजीजेस से बच सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है। सो लास्ट लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है, और वो कौन सा पार्ट है जो कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा है? दैट इज WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, जैसे ही कोई डिजीज हमारी बॉडी में एंटर होती है तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है, उसको आपकी बॉडी पर अफेक्ट नहीं होने देता। तो इस तरह से आप किसी भी किस्म की डिजीज से बच जाते हैं। क्लियर? तो ये है एक नेचुरली इम्यून सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में पहले से मौजूद है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर होता है तो WBCs एक केमिकल्स डेवलप कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे होते हैं कि वो उस वायरस को किल कर दे, उस बैक्टीरिया को खत्म कर दे, वहां से बिल्कुल ही रिमूव कर दे ताकि आपकी बॉडी पर कोई अफेक्ट ना हो, आपकी जो हेल्थ है वो खराब ना हो। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली जाकर अफेक्ट करते हैं और उससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है और आप जो है वो तबीयत आपकी खराब हो जाती है। सो अगर हम उसे वक्त पर क्योर नहीं करते तो होता क्या है कि आपकी तबीयत विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी खराब हो जाती है कि उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इसकी प्रिजर्वेशन क्या है कि हम एक वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट करते हैं पहले से ही बॉडी के अंदर, और वो वैक्सीन क्या करती है कि वो वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं वो उनको मजीद एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प आउट करती है। इस तरह से जब ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो वो ज्यादा एंटीबॉडीज जो हैं वो स्ट्रांगली जाकर उस वायरस या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके एक्ट करते हैं और इस तरह से वो उन बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देते हैं। ओके, और ये वैक्सीनेशन जो है बेसिकली आपको पता होगा कि हम नॉर्मली चाइल्डहुड एज में बच्चों को हम नॉर्मली वैक्सीनेशन करवा देते हैं और जिससे कि हम फर्दर किन किन डिजीज से हम बच जाते हैं, जैसा कि पोलियो, टेटनस, मम्स, मीजल्स एंड TB। ओके, तो इन सब से आप बच सकते हैं अगर आप पहले से ही वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। आप वैक्सीन जो है अगर अपनी बॉडी में
इंजेक्ट करवा लेते हैं तो आप इन सब डिजीज से आप बच सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो वैक्सीन है ये है क्या बेसिकली? ये एक्चुअली में डेड और वीक माइक्रोब्स होते हैं। वैक्सीन क्या होती है? ये बेसिकली डेड या फिर वीक माइक्रोब्स होते हैं डेड और वीक माइक्रोब्स, ओके, जो कि हेल्प आउट करते हैं WBCs को कि फर्दर वो ऐसा केमिकल जनरेट करे, ऐसे एंटीबॉडीज बनाएं कि वो एंटीबॉडीज डिजीज के अगेंस्ट जाकर एक्ट करें। क्लियर? नॉर्मली आपकी बॉडी में जब भी कोई वायरस एंटर होता है तो WBC जो है वो नेचुरली उसके अकॉर्डिंग एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। अब नो डाउट फर्स्ट टाइम लाइक लेट्स सपोज कोई एक न्यू बीमारी एंटर हुई आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के पास उसको डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी को टाइम लगता है उस डिजीज को इम्यून करने के लिए, उस डिजीज को डिफेंड करने के लिए। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके लिए भी एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर लेता है। और एक बार जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि जब नेक्स्ट टाइम वही डिजीज आपको लगती है तो उससे होता यह है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पता है कि इसने इस बीमारी के अगेंस्ट किन एंटीबॉडीज को डेवलप करना है, तो वो इजीली उन एंटीबॉडीज को डेवलप करता है और वो एंटीबॉडीज जाके उस डिजीज को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम आपको वो बीमारी नहीं होती। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि कोरोना पेशेंट्स को हम क्योर कर सकते हैं किस तरह से, जैसे कि कोरोना इट इज अ न्यू डिजीज, ठीक है, और जब न्यू डिजीज किसी भी बॉडी में एंटर होती है तो वहां पर उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट जो कि एक बार कोरोना से रिकवर हो चुका है, दैट्स मीन कि उसके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए हैं। ओके, सो उसके जो अंदर प्लाज्मा मौजूद है उसमें वो एंटीबॉडीज डेवलप हैं जो कि उस डिजीज के अगेंस्ट जाके एक्ट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि जो पेशेंट रिकवर हो चुका है उसका हम प्लाज्मा लेके हम दूसरे कोरोना वाले पेशेंट को लगा दें तो वो पेशेंट भी रिकवर हो सकता है, बिकॉज उस पेशेंट को वो एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड थे और उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम था वो अभी वो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर रहा। ओके, सो अगर हम किसी रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लेकर, जो कि एंटीबॉडीज उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो वाले, तो हम वो एंटीबॉडीज लेकर हम वो एंटीबॉडीज देंगे उस कोरोना पेशेंट को और इस तरह से वो पेशेंट भी रिकवर हो सकता है। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के थ्रू हम डिजीजेस से बच सकते हैं। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं एक छोटी सी स्टोरी। सो डिप्थेरिया अ सक्सेस स्टोरी फॉर इम्यूनाइजेशन, ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कि इम्यूनाइजेशन के बारे में है। इंग्लैंड और वेल्स में 1914 से लेकर 1940 तक डिप्थेरिया जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। ये बेसिकली चेस्ट और थ्रोट की डिजीजेस हैं। ओके, डिप्थेरिया डिजीज बेसिकली चेस्ट और थ्रोट की डिजीजेस हैं। और ये नॉर्मली जो है चाइल्डहुड डिजीज का कहलाती है कि बचपन में ये होती है बच्चों को, और ये अब बहुत सी कंट्रीज में काफी रेयर हो गई है, ये बहुत खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि 1914 से 1940 के दरमियान में अराउंड 70,000 पीपल जो है वो अफेक्टेड होते थे इससे, एंड दैट इज पर ईयर, कि एक साल के अंदर जो है वो 70,000 पीपल जो है वो इससे इन्फेक्टेड होते थे, और जिसमें से 5,000 लोग जो है वो पर ईयर मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। सो फिर 1940 के अंदर जो है वो एक वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन 1940।
तो 1940 के अंदर एक वैक्सीन जो है डेवलप कर गई एंड द वन नेशनल हेल्थ साइंसेज इन 1948 हेल्प टू कीप द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस लो। सो 1940 के अंदर जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने भी हेल्प आउट किया इस इन्फेक्शन को कम करने में। सो ये वैक्सीन ऐसी थी कि इस वैक्सीन ने ये जो डिजीज है डिप्थीरिया इसको क्योर किया और इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम कम कर दिया। अब जैसा कि यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 1914 से लेकर 1940 तक जो है वो अराउंड एवरी ईयर देयर आर 50 to 70,000 पीपल जो है वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जिनमें से आप डेथ रेट भी देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है वो 5,000 है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेथ रेट भी कम हो रहा है और 1940 के अंदर ये अचानक से आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है। अब जब ये ग्राफ नीचे आ गया है दैट मींस कि यहां पर आपका जो इन्फेक्टेड रेट है वो भी कम हो गया है और आपका डेथ रेट भी कम हो गया है। क्लियर? सो वैक्सीन जो है वो हमें बहुत हेल्प आउट करती है हमारे डिफेंस सिस्टम को कि वो किस तरह से वायरसेस और डिजीज के अगेंस्ट एक्ट करती है और उनको आपकी बॉडी पे ऊपर अफेक्ट होने से रोकती है और इस तरह से आपके अंदर कोई भी डिजीजेस कॉज नहीं होती। क्लियर? सो बट दिस डिजीज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डिजीज अभी भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाई जाती है। स्टिल 50,000 केसेस ईच ईयर कैन अकर। ठीक है, अभी भी 50,000 केसेस जो हैं वो अकर होते हैं एक साल के अंदर। एंड डिप्थीरिया आउटब्रेक्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इन ईस्टर्न यूरोप ड्यू टू द लैक ऑफ वैक्सीनेशन। और डिप्थीरिया जो है वो नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड पर और ईस्टर्न यूरोप में दोबारा से आउटब्रेक हो रहा है, मींस के फैल रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन की कमी की वजह से। बट देयर शुड बी कंट्रोल अ लॉट कि पहले जितने केसेस थे अब अल्हम्दुलिल्लाह उतने केसेस मौजूद नहीं हैं। सो इसी के साथ टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। सो आई होप इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली इस लेक्चर से कर सकते हैं और ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।